Good morning, student. This is a class 12th video, class 12th commerce video, chapter 2 principle of management part 2 इसलिए क्योंकि सेकंड वीडियो है चैप्टर 2 का बिजनेस स्टडीज़ का। तो हम इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेते हैं जो कि टेलर ने दिया हुआ है। ठीक है, टेलर FW टेलर ने इन्होंने ही साइंटिफिक मैनेजमेंट को दिया हुआ है। तो एक तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कौन हुए, मेन फादर कौन हो गए, FW टेलर। आप इनको ध्यान से मेमोराइज़ कर लीजिएगा क्योंकि CBSE बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल या साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो दैट इज़ FW टेलर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल। क्या है साइंटिफिक प्रिंसिपल? एक तरह से समझ लीजिए ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि एक रूल ऑफ थंब में चलते हैं, ओल्ड रूल ऑफ थंब कह सकते हैं। यानी कि आप एक तरह से जो चीज़ें रियलिटी में ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से आप लर्न करते हो, उन्हीं को आप अपने प्रिंसिपल के रूप में लेते हो, जो कि आपके मैनेजमेंट को या कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम को या मैनेजिंग ऑफ देयर वर्क, किसी भी काम को करने के लिए कैसे मैनेजमेंट कर रहा है, ये आपको सिखाता है। तो हम आते हैं पहले मीनिंग पे। यहाँ पर मीनिंग दी हुई है, साइंटिफिक प्रिंसिपल रिफर्स टू यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, scientific, systematic, objective and logical principle and techniques to various managerial function. It stresses that there is always one best way of doing a work. ये बता रहा है कि किसी भी काम को करने के लिए एक ही तरीका या एक ही वे होता है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट ही आपको वो रूट देता है। कैसे रूट देता है? साइंटिफिकली देता है, सिस्टमेटिकली देता है, ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सको, लॉजिकल प्रिंसिपल देता है कि आप मैनेजरियल फंक्शन को किस टेक्निक से कर सकते हैं। ये आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट बताता है। नाउ आते हैं प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल इनके 4 हैं। देखिए क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, अब आते हैं ओल्ड रूल ऑफ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ साइंटिफिक स्टडी एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि आप किसी भी पुराने रूल्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। साइंस क्या है? साइंस एक्सपेरिमेंट पे है, चेंजिंग इन्वायरमेंट पे है। तो जो आपके पुराने रूल्स और रेगुलेशन है, उनको आपको एक तरह से सोचिए आपको लीव करना पड़ेगा। लीव इन द सेंस है कि अगर मान लो आप ओल्ड, जैसे कि आप देखिए इसमें कि साइंटिफिक स्टडी एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि आप एक तरह से हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तब जाके एक प्रिंसिपल आप बनाते हो। यानी कि वो ओल्ड रूल पे नहीं डिपेंड करता, वो जस्ट हिट एंड ट्रायल बेस पे होता है। यानी कि जो चीज़ हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लिया है। Taylor believed that there was only one best way of maximize efficiency. इन टेलर ने बोला कि एक ही तरह है जिससे कि हम अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेथड फॉर डूइंग अ टास्क मस्ट बी साइंटिफिकली एनालाइज एंड शुड बी बेस्ड ऑन एस्टिमेट, पास एक्सपीरियंस एंड हिट एंड ट्रायल बेस। यानी कि जो भी आप डिसीज़न लेते हैं वो किसी काम को करने से लेते हैं, यानी कि साइंटिफिकली आप उसके लिए सोच रहे हैं, सोचने के बाद एस्टिमेट करते हैं, फिर पास्ट में देखते हैं कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था तो फिर आपने क्या डिसीज़न लिया था, और फिर आप जब पूरी चीज़ें ड्रामेटिकली एक तरह से सोच लेते हो कि हमको क्या करना है, फिर आप उस पर डिसीज़न लेते हो। दैट इज़ कॉल्ड एज साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। फिर आते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी डस नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि सिंपली आप समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन से काम करना। बस एक अगर सिंपल वर्ड में मैं आपसे कहूँ तो कोऑर्डिनेशन से काम करना। अब इसको अंदर पढ़ते हैं। अंडर द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर्स सर्व एज अ लिंक बिटवीन द ओनर एंड वर्कर एंड दे हैव टू गेट वर्क डन फ्रॉम वर्कर। अगर आपने अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं मेंटेन किया है तो अगर मैनेजर क्या होता है, वो लिंक होता है ओनर और वर्कर के बीच में। आपको ओनर की सुननी है और वर्कर से वो काम निकालना है, और ये किसके बीच में हो सकता है? वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई भी वर्सेस ना चल रहा हो कि मैनेजर वर्सेस वर्कर, यानी कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप में कोऑर्डिनेशन है तभी आप काम करवा सकते हो। दैट इज़ सेकेंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। इसको देखिए यहाँ पर दिया है, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर एंड दे शुड वर्क टुगेदर फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि किसी भी बिज़नेस में अगर आपको गोल को अचीव करना है तो आपका फर्स्ट मोटिव क्या होना चाहिए कि जितना हो सके प्रेम व्यवहार से
काम निकालें और वर्कर भी उससे खुश रहे और आपके मैनेजमेंट को भी कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी लॉस को सर्वाइव करे। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट आते हैं, ये है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस principle there should be a cooperation between management and worker instead of individualism। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके बीच में हार्मनी नहीं है, अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप हमेशा अपनी सोचोगे, तो कोऑपरेशन की क्यों सोचोगे? आप हमेशा सोचोगे अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो मैं अपना बेनिफिट सोचूं। तो जो भी चीज़ें होती है आप कॉन्फिडेंशियल रखते हो, आप क्या करते हो, जितनी भी चीज़ें हैं उनको सोचते हो कि फॉर ग्रांटेड ले लें, क्योंकि हमारा तो काम हो ही नहीं रहा है, हमें कोई समझ ही नहीं रहा है। मगर जब आप कोऑपरेशन से काम करोगे तभी आप क्या हो सकता है कि वर्कर्स की जो स्ट्राइक होती हैं, जो वॉन्ट्स होती है, उनको आप दूर कर सकते हो। पर आप में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि ये भी प्रिंसिपल है कि जितना हो सके आप कोऑपरेट करके चलिए, जिससे कि लड़ाई झगड़े के चांसेस कम हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यानी कि एग्जांपल दिया, मैनेजमेंट कैन इन्वॉल्व वर्कर इन डिटरमाइनिंग द वर्क स्टैंडर्ड, इट विल बी इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर एंड दे विल परफॉर्म मोर एफिशिएंटली। इसका मतलब बता रहा है कि अगर मान लीजिए वर्कर से सिर्फ काम ले रहे हैं, उनकी एडवाइस नहीं मांग रहे, तो वर्कर कभी भी मोटिवेट नहीं होगा काम करने के लिए। अगर आपको किसी वर्कर से काम लेना है तो व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना है, आप एक वर्क स्टैंडर्ड डिसाइड कर लो और उसमें वर्कर से कहिए आप परफॉर्म करिए। और ये जो टाइम ड्यूरेशन भी आप डिसाइड कर रहे हो, वो भी आप तब डिसाइड करोगे जब आपके वर्कर कहेंगे कि हाँ ये टाइम हमारे लिए सही है। यानी किसी काम को करने के लिए आपको वर्कर ही बता पाएगा कि किस टाइम ड्यूरेशन में काम हो सकता है। तो आप क्या करोगे, उस टाइम का स्टैंडर्ड डिसाइड कर लोगे विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर ने आपको सजेशन दिया है, जिसकी वजह से वर्कर को भी लगेगा कि हाँ हमारी बात सुनी जा रही है, एंड दे गेट मोटिवेटेड टू वर्क मोर फास्टर, मोर इफिशिएंटली। द लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर ऑफ देयर ग्रेट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। According to this principle, management should aim to develop workers to their greatest efficiency and prosperity। हमको जितना हो सके वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहिए कि उनका काम बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से उनके अंदर खुद के अंदर ये एक तरह से भावना आएगी कि हाँ हमारा काम अच्छा है, हमारे सीनियर्स को पसंद है, मैनेजमेंट हमको मोटिवेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अब मैं और अच्छे से और भी अच्छा काम करूं, जिससे कि वो काम एफिशिएंसी और मेरी प्रॉस्पेरिटी बढ़ सके, वेलबींगनेस से वो काम हो सके। इसलिए आपको किसी भी इंसान के ना दिमागी यानी साइकोलॉजिकल प्रेशर को आपको ध्यान रखते हुए ही उनको मोटिवेट करना चाहिए। आप हमेशा किसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो इंसान वो काम करना ही छोड़ देगा। Nowadays, companies send their employees to attend seminar and eminent management expert like as Philip Kotler for mental growth of the employee। अगर आप किसी सेमिनार में या वेबिनार में या कहीं पर भी अपने मैनेजमेंट कह रहे हो पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके वर्कर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप उनको कहीं ना कहीं से लायक समझते हो कि इस सेमिनार को अटेंड कर पा रहा है। तो एक तरह से उनका मेंटल ग्रोथ बढ़ता है कि हम इस लायक हैं, प्लस जहाँ वो जाएगा सीखने के लिए वहाँ उसको अच्छी सीख ही मिलेगी, अच्छा समझने को मिलेगा। नाउ द लास्ट पॉइंट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Techniques of scientific management. Now the first point is functional foremanship। Functional foremanship में क्या होता है, foreman is the lowest ranking manager and the highest ranking worker with whom the worker are in face to face contact on the daily basis। functional foreman ऐसा होता है इंसान जो कि मैनेजर्स के नीचे आता है मगर वर्कर्स के ऊपर होता है। तो ये एक इंसान ऐसा है जो कि मैनेजर और वर्कर के बीच में एक तरह से फेस टू फेस कांटेक्ट में और अपना काम निकलवाने में वर्कर से डील करता है, जिससे कि मैनेजर को वो सारी अकाउंटेबिलिटी कर सके। According to this technique, the task of supervisor is divided into several specialized function and each function is entrusted to the specialist foreman। जितने भी सुपरवाइज़र आपके अंदर काम करते हैं, यानी कि फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर क्या है, सुपरवाइज़र काम करते हैं। जितने सुपरवाइज़र काम करेंगे उनको उनके काम के तहत यानी जो काम के लिए वो सक्षम होंगे वो काम उनको दे दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जितना हो सके वो स्पेशलिस्ट फोरमैन के जो भी इनके अंदर स्पेशलिस्ट फोरमैन है उनसे डील करें। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है फैक्ट्री मैनेजर का। प्लानिंग इंचार्ज है, प्रोडक्शन इंचार्ज है, ठीक है। देखिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, रूट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, डिसिप्लिनरीज है, स्पीड बॉस है, गैंग बॉस है, रिपेयर बॉस है, इंस्पेक्टर है। अब इनके नीचे क्या है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल फोरमैन। यानी कि एक तरह से हमें इतने लोग के अंदर डील करना है, तो हमें इतने लोग को डील करने के लिए भी
क्या चाहिए होता है, फंक्शनल फोरमैनशिप चाहिए होता है, यानी कि जो काम जिसके लिए है उनके स्पेशलिस्ट फोरमैन को हम वो काम, सुपरवाइज़र को वो काम पहुंचा दें, जिससे कि वो एक स्पेशलिस्ट कहलाते हैं और वो इस डिपार्टमेंट को अपने डील करें और हमको काम जितनी जल्दी हो सके करके दें। टेलर सजेस्ट द डिवीज़न ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट, यहाँ पर इनमें 2 डिपार्टमेंट कर दिया है, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। तो उन्हीं के अंदर 4 लोग काम करते हैं। अब इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। द 8 फंक्शनल स्पेशलिस्ट रिकमेंडेड बाय टेलर ने किन अंदर प्लानिंग और अंडर प्रोडक्शन किस किस को रिकमेंड किया है। प्लानिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन क्लर्क, ये ड्राफ्ट करता है इंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। रूट क्लर्क यानी किस तरह से आपको प्रोडक्शन वाला काम रूट किस वे से करना है, टाइम और कॉस्ट, कितना समय और पैसा लगना चाहिए। डिसिप्लिनरी जारी की एक तरह से काम किस ऑर्डर में होगा, किस एनवायरनमेंट पे होगा, ये डिसाइड करते हैं ये लोग। फिर आते हैं प्रोडक्शन। स्पीड बॉस, स्पीड यानी कितनी स्पीड से क्या टाइम होना चाहिए काम करने का, क्या एक्यूरेट वर्क होना चाहिए, या समय होना चाहिए जॉब को कंप्लीट करने का, वो दिया होता है। गैंग बॉस जो कि मशीन्स पे टूल्स पे डील करता है। रिपेयर बॉस यानी कि जो मशीन के रिपेयर्स पे डील करता है, यानी कि मशीन आपकी ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही, कोई दिक्कत ना हो तो उसको रिपेयर करा दें। फिर देन इंस्पेक्टर टू चेक द क्वालिटी, लास्ट में आता है इंस्पेक्टर। फिर आते हैं नेक्स्ट टेक्निक का, पहला था फंक्शनल फोरमैन, दूसरा है स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि जब तक आपका स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं होगा कि हमें कितना काम करना है, तब तक टेक्निक काम की हो नहीं पाएगी। यानी कि जब तक आप ये डिसाइड ना करो कि आज हम कितना पढ़ेंगे, तब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करोगे। अगर आपके अंदर ही दिमाग में बैठ जाएगा मुझे आज इतना ख़त्म करना है, तो दैट इज़ स्टैंडर्ड। कर लेते हो तो वही होता है कि काम को अपना सिंपल बनाना। तो एक तरह से स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको ये डिसाइड करता है कि बिज़नेस ऑपरेशन में क्या एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे कि हम उसको चेस करें और मेरा काम जितनी जल्दी हो सके क्वालिटी क्वांटिटी स्टैंडर्ड को लेके ख़त्म हो सके। फिर आते हैं सिंप्लीफिकेशन रिफर्स टू द एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूरियस और अननेसेसरी वैरायटी साइज एंड ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितना हो सके सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है जितने भी दिक्कतें परेशानी है उनको हटा के किसी काम को करना, किसी प्रोडक्शन को करना, दैट इज़ कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। यानी कि कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, अपना काम टाइम बचा के, कॉस्ट बचा के, लेबर बचा के आराम से हो जाना चाहिए। यही आपको सिखाता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। फिर आता है थर्ड टेक्निक। टोटल इसमें 7 टेक्निक्स हैं, तो थर्ड टेक्निक पे आते हैं, दैट इज़ मेथड स्टडी। बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मेथड स्टडी इज़ कंसर्न विद द फाइंडिंग वन बेस्ट वे फॉर ऑफ डूइंग अ जॉब। किसी काम को करने के लिए आप कौन सा मेथड अपनाते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेथड स्टडी। फिर आते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रिफर्स टू मेकिंग थॉरो एनालिसिस ऑफ various motion being performed by the workers while he is doing a particular job। मोशन आपको बताता है किस स्पीड से आप एक टास्क को ख़त्म करते हो, जिससे कि आप एनालाइज कर सको कि आपका परफॉर्मेंस वर्कर का अप टू टाइम हो, यानी कि अप टू डेट अप टू टाइम हो सके। टाइमली आपको काम ख़त्म करना है, एक पर्टिकुलर टास्क है, आप उसको किस मोशन को ऑप्ट करके वो काम कंप्लीट करते हो, दैट इज़ कॉल्ड मोशन स्टडी। किस स्पीड से किस मोशन से आप ख़त्म करते हो उसे कहते हैं मोशन स्टडी। फिर आते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी रिफर्स टू अ टेक्निक विच यूज टू डिटरमाइन दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकिंग बाय द वर्कमैन ऑफ रीजनेबल स्किल एंड एबिलिटी टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। एक काम को ख़त्म करने के लिए कितना समय लगता है ये डिसाइड होता है टाइम स्टडी में। यानी कि स्पीड आपको मोशन देगा, मगर स्टैंडर्ड टाइम आपको टाइम स्टडी देगा, यानी कि किस टाइम पे आप एक टास्क को अपने अच्छी तरह से फुल फ्लेजली ख़त्म कर सको, ये आपको बताता है टाइम स्टडी। फिर आते हैं फैटिग्यू स्टडी। फैटिग्यू मतलब होता है कि लेजर टाइम या फिर आलस का टाइम या फिर थकान का टाइम। फैटिग्यू स्टडी रिफर्स टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल रिक्वायर इन अ कंप्लीशन ऑफ टास्क। जैसे कि किसी कोई इंसान काम कर रहा है तो उसको ब्रेक मिलना चाहिए, जैसे कि एक लेबर एक्ट में दिया हुआ है 8 घंटे में आधा घंटा आपको ब्रेक देना चाहिए। आप लोग 6 घंटे स्कूल में पढ़ते हो, 20 मिनट लंच ब्रेक होता है आपका। तो कोई इंसान अगर मान लो लगातार काम कर रहा है तो उसको कितना रेस्ट देना चाहिए। अब इंडस्ट्रीज़ में तो और टाइम है, यानी कि
10-10 12-12 घंटे लोग काम करते हैं तो उनको 1-1 घंटे का या बीच में आधे-आधे घंटे का गैप दिया जाता है। तो इतना इंसान को फैटिग्यू का या फिर रेस्ट का इंटरवल देना चाहिए कि वो अपने काम को एक फ्रीक्वेंसी से ख़त्म कर सके। अगर आप उसको ब्रेक नहीं देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी एट द लास्ट बहुत डाउन हो जाएगी, फिर वो काम करने लायक रहेगा नहीं। इसलिए टायर्डनेस को हटाने के लिए आपको फैटिग्यू या फिर लेजर देना पड़ता है। तो ये आपको एक तरह से फिज़िकली और मेंटल वर्क से आपको स्ट्रेस फ्री करता है। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट 7th, डिफरेंशियल पीस वेजेस। डिफरेंशियल पीस वेजेस में क्या दिया हुआ है? डिफरेंशियल पीस वेजेस रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर आर पेड एट डिफरेंट रेट। यानी कि एक तरह समझ लीजिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, जितना अच्छा आप काम करते हो उतना अच्छा आप रेट ऑफ पेमेंट पाओगे, यानी कि जितना आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी। तो ये बिज़नेस में डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि जो इंसान एफिशिएंट होता है और इनएफिशिएंट होता है उसको हम रेट ऑफ उसके वेजेस से डिसाइड करते हैं, यानी क्या हम उसको पैसा दे रहे हैं। जैसे कि अगर कोई काम ख़त्म करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम है 50 घंटे या फिर 3 दिन, ऐसे ले लो 3 दिन। 3 दिन में कोई इंसान एक काम ख़त्म करता है तो उसको हम बोनस देंगे, यानी कि उसको हम वेजेस देंगे, उसको हम वेजेस देंगे। मगर किसी ने उसी काम को 2 दिन में ही ख़त्म कर दिया या फिर एक ही दिन में ख़त्म कर दिया तो उसको हम क्या देंगे? बोनस देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा मनी। तो किसी काम को कौन इंसान कितने टाइम में ख़त्म करता है तो वो उसकी रेट ऑफ डिफरेंशियल रेट से हम पता लगा सकते हैं कितना वो एफिशिएंट है काम करने में। Okay, this is the video for principle of management. This is the last second chapter, last topic. हेनरी फ्यूल एंड टेलर के बीच में डिफरेंस तो आपको देख लीजिए कैसे कैसे डिफरेंस है। बहुत ही सिंपली आप लोग के सिर्फ क्रिस्प पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप इसको वर्बली रीड कर लीजिएगा बुक से आपके पास। ये जनरल प्रिंसिपल के फादर है, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल के फादर है। यहाँ आपको प्रिंसिपल सिद्धांत बताता है कि किस तरह से आपको काम करना है, यहाँ आपको टेक्निक बताता है। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं, जिसको आप एक बार देख लीजिएगा। इज़ ऑल फॉर द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट। और अब हम इसके बाद 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। थैंक यू।